अच्छा, कुछ लोगों के जो माइक जो है वो ऑन है, तो प्लीज़ ज़रा इसको बंद कर दें तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा हमें। अच्छा, अभी तक जो है वो हमने पढ़ लिया है। इस सेशन में आप लोगों को ये काम करना है कि आपको एक नोटबुक खुद बनानी है और उसके अंदर जो है वो प्री ट्रेंड जो है वो CNN जो है वो खुद कोड जो है वो खुद बनाकर खुद चला कर देख लें, और अगर कोई मसला हो तो मैंने एक पोस्ट शेयर की हुई है, उस पोस्ट शेयर के अंदर आप लोग कमेंट डाल सकते हैं। अच्छा, सब लोग अगर मेरी आवाज़ किसी को नहीं आ रही हो तो प्लीज़ जो है वो अ, मुझे बता सकता है। चैट में देख लेता हूँ कि चैट में क्या है। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या ये क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक है भाई, पता लग गया होगा कि भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं, मुस्तफ़ा आपको। तो पार्टिसिपेंट्स के आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो तो आप कोलैब के ऊपर नोटबुक बना लें या अपने अपने लोकल के ऊपर नोटबुक बना लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप लोग नोटबुक बना लें और जो बुक के जो कोड है वो आप लोग जो है वो शेयर जो है वो सॉरी, आप लोग बुक के कोड जो है वो एग्जीक्यूट करके देखें। अगर उसमें कोई मसले आते हैं तो आप डिस्कस कर लें विद। मैंने एक पोस्ट शेयर की भी, उसमें एज कमेंट किया गया, अलग पोस्ट जो है वो तौर पर शेयर कर दें ताकि कोई मसला ना हो आप लोगों को। और अगर कोई मसला हो तो कोशिश करें टेक्स्ट कॉपी किया करें, एरर का भी टेस्ट किया करें, और एरर के साथ साथ उससे पहले वाला जहाँ पर जिस कोड में वो एरर आ रहा था वो सेल जो है वो कोड भी जो है वो कॉपी किया करें, ताकि जो है वो हम एरर को ज़्यादा समझ सकें। तस्वीर जो लोग भेज रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तस्वीर से समझ में नहीं आ रहा होता कि एरर कैसे सॉल्व होगा। तो स्नैपशॉट मत भेजें, टेक्स्ट भेजें। ठीक है जी। अच्छा, अब सर सबसे ये पहले मेरा मॉडल सवाल है। हाँ बोलो। सर ये मॉडल लोड करने का मेथड क्या है? किताब में लिखा हुआ है सारा, कहीं मसला आ रहा है कहीं तो बताओ। यस सर। वो आपको लिंक रिप्लाई कर दिया, लिंक का जो आपकी लेक्चर्स है ना उसका रिप्लाई कर दिया है आपकी पोस्ट के नीचे कमेंट में अच्छा ठीक है, आपके। मैं क्लास खत्म होने के बाद देख कर ना इसको एज अ फाइल जो है वो अपलोड कर दूंगा, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो इसको उस फाइल में से लिंक जा जाकर देख ले, उनको ढूंढना ना पड़े ग्रुप के ऊपर। ठीक है, थैंक यू यार। अच्छा, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, मैं अगर इसको रिकैप कर दूं तो वो ये है कि हमने ये पढ़ा है कि भाई डेटा जो है वो हम बैच प्रोसेसेस के अंदर हम डेटा प्रोसेस कर सकते हैं जनरेटर लगाकर। ठीक है, हमारा जो गोल है ये है कि हमारी जो एक्यूरेसी है, ट्रेनिंग और वैलिडेशन दोनों की जो है वो 96% से ज़्यादा होनी चाहिए। ये सब चीज़ किताब के अंदर, इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मेंशन है, क्योंकि आप लोगों तो आप लोगों को जो है वो यहाँ पर, अगर आप ये किताब देख रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो आइडियल गोल है वो ये है कि हमें हमारी जो एक्यूरेसी है वो अबव 96%, 97%, मतलब 97% से कम अगर एक्यूरेसी आ रही है आपकी ट्रेनिंग और वैलिडेशन जो है, इसका मतलब है कि काम में मज़े का काम आप नहीं कर रहे, ये काम सही नहीं है। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आपको अपनी जो वैलिडेशन और एक्यूरेसी है वो जो है वो बढ़ानी है, और वो जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए अप टू द 90%, वरना डीप लर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी आप प्रोसेसिंग में मेहनत कर रहे हैं और फिर भी कोई फ़ायदा आपको नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा, तो मैं आप लोगों को पीछे लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि हम आगे रिकैप कर सकें। CNN जो है वो हम स्पेशली तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप देखें यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि आपने जो है वो इपॉक वगैरह बढ़ाकर एक्यूरेसी जो है वो अच्छी खासी 100% तक जो है वो आपकी एक्यूरेसी आ गई, लेकिन आपकी वैलिडेशन एक्यूरेसी जो है वो 70% तक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम अपनी ट्रेनिंग एक्यूरेसी 100% ले जाएं, और उसके बाद हम उसको एडजस्ट करते हैं कि हमारी जो वैलिडेशन एक्यूरेसी है वो उसके साथ साथ चलना शुरू हो जाए। अगर हमारी वैलिडेशन एक्यूरेसी साथ नहीं चल रही है तो जहाँ तक चाल चल रही है वहाँ तक असल में
हमारे उसके बाद जितना भी डेटा है वो हमारा ओवरफिट हो चुका है। जैसे इस तस्वीर में देख सकते हैं कि शुरू की 5 इपॉक के बाद जो है हमारा जो से भी पहले यानी 4th इपॉक के बाद जो है वो हमारा जो डेटा है वो क्या हो गया है, ओवरफिटिंग का शिकार होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें जो है इसको सही करना पड़ेगा। अब सही करने के लिए गोल हमारा क्या है कि हमारी वैलिडेशन और ये एक्यूरेसी वो 96% से ज़्यादा होनी चाहिए, 97% हो या उससे ज़्यादा, उससे कम है। सर हाँ बोले। सर इसके लिए तो नंबर ऑफ इपोक्स बढ़ाने पड़ेंगे ना? हाँ, लेकिन अगर देखें ना यहाँ पर हमने नंबर ऑफ इपोक बढ़ाए थे और हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी 100% आ गई थी, लेकिन वैलिडेशन एक्यूरेसी नहीं आई। अब हम क्या करें? सर मैं बार बार ये कोड के अंदर नंबर ऑफ इपोक्स चेंज कर रहा हूँ, तो सर वो बार बार डेटा को रीलोड करना पड़ रहा है। मेरे लैपटॉप में जीपीयू तो नहीं है। हाँ, ये तो एक मसला है, ये तो तो एक सर मसला है अभी डेटा। जीपीयू कोलैब पर जीपीयू इंस्टॉल कर सकते हैं? हाँ हाँ, कोलैब के ऊपर तो जीपीयू अवेलेबल है ना। आप कोलैब के अंदर जाएंगे और वहाँ पर कौन सा वाला भाई होता है वो कोलैब के ऊपर? किसी के पास अगर कोलैब खुली भी हो तो कुछ एनवीडिया शेयर करके बता दें। एनवीडिया टेस्ला के 80। सर उसका मेथड नहीं क्या है? नहीं, मैं कह रहा था कि अगर कोलैब के ऊपर जीपीयू इनेबल करना हो तो उसके लिए ऑप्शन का नाम क्या है? रन टाइम सेटिंग में जाते हैं सर। हाँ, रन टाइम सेशन में सेटिंग में जाकर आप वहाँ पे चेंज नन रन होता है टाइम, उसको। हाँ, चेंज रन चेंज टाइम। रन टाइम। हाँ, चेंज रन टाइम सेटिंग्स में जाकर और आप जो है वो वहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सही सर, वो तो मैंने देखा था वहाँ पे जीपीयू लिखा हुआ था, लेकिन उसके बाद ठीक है, उसको इंस्टॉल करने का और तरीका नहीं होता, बस सेलेक्ट कर देना है। बस सिलेक्ट कर देंगे, काम होना शुरू हो जाएगा आपका। ओके सर सही। ठीक है भाई। अच्छा, तो यहाँ तक आपकी जो एक्यूरेसी है यहाँ पर ओवरफिटिंग का शिकार है। अब हमने साथ साथ ये भी सीखा था कि अगर आपकी जो एक्यूरेसी है अगर ओवरफिटिंग का शिकार हो तो हम डेटा ऑगमेंटेशन करके उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो हमने ये भी देखा था कि भाई डेटा ऑगमेंटेशन जब हमने करनी शुरू की तो उससे हमें फ़ायदा हुआ। एक इमेज की जगह 4 हो गई, 1000 इमेज की जगह 4000 इमेज हो गई, और उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी वैलिडेशन और एक्यूरेसी दोनों जो है वो ओवरफिटिंग खत्म हो गई हमारी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा वैलिडेशन और हमारी जो एक्यूरेसी है वो दोनों एक ही जगह पे जाकर साथ साथ चल रही है। लेकिन यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि अब हमारी जो ट्रेनिंग और वैलिडेशन दोनों एक्यूरेसी है वो 97, 96, 100% नहीं है, बल्कि वो 85% के पास है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो तकरीबन जो हमारी जो एक्यूरेसी आ रही है वैलिडेशन की, पहले 70% थी लेकिन अब तकरीबन 82% आ गई है। सही है ना, जो कि गुड है, लेकिन गुड इनफ नहीं है। तो ये एक मसला है। अब इस मसले के लिए हम एक नई चीज के ऊपर जा रहे हैं जिसका नाम है प्री ट्रेंड कॉन्वेंट। प्री ट्रेंड कॉन्वेंट के अंदर हम क्या करेंगे कि हम सॉरी यार, मेरा मसला चल रहा है ना, बाहर ना बंद हो रही है, आप, इरिटेशन है। आपको भी सर कोरोना वायरस हुआ? नहीं यार, अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये कि बस मौसम ऐसा है ना, एलर्जी वगैरह तो हो ही जाती है ना। सर अल्लाह ना करे सर, आप इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए। सही कह रहे हो। अच्छा खैर, तो हम क्या कर रहे थे कि हम ये है कि हम एक प्री ट्रेन डेटा जो है वो उठा लेते हैं। तो हम इसके ऊपर लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था कि यार हम खुद भी अपना एक प्री ट्रेन डेटा जो है वो बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो यहाँ पर हम अब प्री ट्रेन डेटा जो है वो हम यहाँ पर देखिए, हमारे पास प्री ट्रेन डेटा नहीं है, प्री ट्रेन मॉडल है। यहाँ पर हमें याद रखना है कि हम जो है इस मरतबा डेटा डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो है वो टेंसर फ्लो के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल था कि हम जो है वो डेटा जो है वो डाउनलोड कर सकते थे और उस डेटा को इस्तेमाल कर लेते थे। इस मरतबा हम क्या कर रहे हैं, डेटा इस्तेमाल
सर आवाज में आपकी मसला। हेलो। हाँ भाई, आवाज सही आ रही है अब? सर आप सही। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। नॉइज आ रही है तो आवाज थोड़ी सी कम कर देते हैं। आप सही है भाई नॉइज? बिल्कुल सर। यस सर। ओके ओके। तो हमें ये करना है कि हम जो है वो अपना मॉडल जो है वो ट्रेन करने की जगह हम क्या करेंगे, एक बना बनाया मॉडल जो है वो हम उठा लेंगे। ठीक है जी। तो अब जरा सा आप ये वाली सिनेरियो पढ़ें और इसमें मुझसे सवाल करें कि आपको इसमें से कौन सी बात समझ में नहीं आई है। आप लोग इसको पढ़ने के अलावा जो है वो कोलैब के ऊपर या अपनी लोकल जुपिटर नोटबुक के ऊपर को भी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम कोड वगैरह चलाते रहें। तो ये सर एक शेयर बार करने का इसको मतलब क्या है? समझा। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ये समझा दें, इसमें कुछ लफ्ज हैं जैसे हायरार्की और फ्यूचर। हायरार्की, हाँ ये स्पेशल हायरार्की। हायरार्की। सवाल बड़ा अच्छा है आपका, सवाल आपने बड़ा ज़बरदस्त किया है। स्पेशल हायरार्की जो है इसका मतलब ये होता है कि जब हम न्यूरल नेटवर्क काम कर रहे होते हैं, जब हम न्यूरल नेटवर्क पे काम कर रहे होते हैं तो वो फीचर उठा रहा होता है। जब वो फीचर उठाता है तो वो उस पोजीशन के ऊपर जहाँ से वो फीचर उठाता है उसकी जो पोजीशन है उसको भी जो है वो चलाकर जो मतलब उस पोजीशन को भी प्रिजर्व कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर आपका एक फिल्टर क्या करेगा, बिल्ली के कान को जो है वो उठा लेता है। जब वो बिल्ली के कान को उठाता है तो उसका जो शेप है, कान का शेप, वो स्पेस में किस जगह बनेगा, कैसे बनेगा, उसको भी जो है वो प्रिजर्व कर रहा होगा। सही है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कहीं ड्राइंग आती है, हाईलाइट। अच्छा, मैं कैसे आप लोगों को पेंट पे कर लें। पेंट पे करना चाह रहा था, लेकिन चलो पेंट पे कर लेता हूँ। हाँ भाई, नजर आ रहा है ना सबको ये? तो अब अगर बिल्ली के जो कान है उसके अंदर एक शेप है कुछ इस तरह का, तो अब वो इस शेप को प्रिजर्व कर रहा है। अब इसके अंदर जो हमारा जो बिल्ली के जो कान है वो डिफरेंट हो सकता है, मतलब इसकी पोजीशन या इसका जो ये कान जो है वो उल्टा भी हो सकता है। अगर ये उल्टा होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन बिल्ली के कान का शेप जो है वो प्रिजर्व कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये चीज यहाँ पे बता रहा है वो कि वो आपकी जो हायरार्की है, आपके जो कान बिल्ली के कान की जो हायरार्की है, इसको स्पेशल हायरार्की कहते हैं, उसको भी मेंटेन कर रहा है। उसको बता रहा है कि भाई ये एक खास शेप बन रहा है पिक्सल्स का, उस शेप की जो डायमेंशन है ये 2D के अंदर है। ये वाली जो शेप की जो डायमेंशन है मैं 1D में नहीं लेकर आ सकता, मुझे ये 2D में ही लेकर रखनी है, 2 डायमेंशन में ही रखनी है। तो इसके अंदर आप ये देखें, ये जो शेप बन रहा है, ये वाला शेप, चाहे मैं इसको आधा 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 कान बनाऊं, यानी अगर मैं इसको आधा कान बनाता हूँ मिसाल के तौर पर, तो इसके अंदर ये जो शेप बन रहा है ये 2D के अंदर है।
तो इसको हम कहते हैं स्पेशल हायरार्की। ये आगे जाकर ये एक काम था, इसमें से मैंने ये उठा लिया, लेकिन इसके अंदर जो शेप था, उसका जो स्टाइल था, वो मैंने मेंटेन करके रखा हुआ है। सही है। तो ओके सर। इसको हम स्पेशल हायरार्की कहते हैं कि जो हमारा CNN है, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है, वो इसको चेंज नहीं करता। जबकि आपको याद होगा जब हम डेंस लेयर चला रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो तस्वीर है वो उसको हम सबसे पहले तो फ्लैटेड कर देते हैं, 2D से 1D में ले आते हैं, और 1D में ले आने के बाद जो है वो उसके ऊपर सेगमाइड वगैरह का फंक्शन लाकर उसको एक प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि जो हमारा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है वो क्या करता है, फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। जब वो फीचर एक्सट्रैक्ट करता है तो आपके जो फीचर्स हैं उनको, उनका जो 2 डायमेंशनल एस्पेक्ट्स है उसको वो संभाल के रख रहा होता है, चेंज नहीं कर रहा होता। इससे फायदा क्या होगा, ये जब अगर आप चैप्टर आखिरी तक पढ़ेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसकी। तो उससे फायदा ये होगा कि हम जो है वो फीचर एक्सट्रैक्शन है, मिसाल के तौर पर ये जो है, ये वाले जो फीचर हमने एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं ये किसी और जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि जो हमारी डेंस लेयर होती है उसके अंदर एक ये प्रॉब्लम है कि हमारी जो डेंस लेयर है उसके अंदर हम अपना जो डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्म इसमें भी हो रहा है। सही है। यहाँ पर देखो, कहाँ गई भी बिल्ली, ये एक बिल्ली है, सही है, ये इसके कान है। तो मैंने जो है इसके अंदर, मुझे इसका कान अगर उठाना है तो मैं इसका कान जो है वो उठा के ले आया हूँ और मैंने कान जो है वो इसका ऐसे बना दिया। तो ये मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन की है बिल्ली के कान की। सब लोग अगर ये समझ में आ रही है यहाँ पे बात, ऐसा तो नहीं है बोले जा रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब लोग जो है वो खाना खाने चले गए, है ना। तो मैंने अब लेकिन मैंने यहाँ पर, अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो है वो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन तो की है, लेकिन कान का जो एक्सपेक्ट्स है वो यहाँ पर मिलता जुलता है। मैंने इसमें से सब चीजें हटा दी, इसके अंदर की डेटा, कलर वलर सब हटा दिए, सिर्फ कान उठा लिया, लेकिन कान का जो शेप है वो रिप्रेजेंट इस बिल्ली के ही शेप को कर रहा है। ठीक है, इस चीज को हमें याद रखना है। सर वो क्या खुद भी प्रिडिक्ट करेगा कि ऐसा कान हो? हाँ हाँ बिल्कुल। तो हमने जो है वो पिछली मर्तबा, शायद आपको मैं और पीछे ले जाऊं, जो हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था भाई, सर शुरू में एक बार पढ़ा था कि एजिस उठाते हैं हम लोग एजिस ये से। देखो ना अब, हाँ ये देखो यहाँ पर से एजिस उठा रहे, लेकिन देखो एजिस उठाते वक्त वो उनकी 2 डायमेंशनल चीजों को चेंज नहीं कर रहा, उनका शेप, उनके कर्व, सारी चीजें जो है वो यहाँ पर काफी क्लियरली ऑब्जर्व हो रही है। यानी कि जो इसकी जो नाक है ये 2D में ही है अभी तक, और जो है वो कान, आँख सब 2D में है। तो ये वाली चीज इसके अंदर, ये जो फीचर उठा रहा है, ये क्या कर रहा है, तस्वीर में से तस्वीर निकाल रहा है, तस्वीर को सादा कर रहा है, लेकिन तस्वीर को चेंज नहीं कर रहा, ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा। तस्वीर को तस्वीर रखा है, तस्वीर को उसने नंबर्स में, पिक्सल्स में चेंज नहीं किया। वो उसकी जो यही वाली चीज जो है, इसको हम जो है वो कहते हैं कि उसके अंदर स्पेशल डेटा जो है, यानी जो स्पेस 2D जो होता है ना, 2 डायमेंशनल स्पेस जो है उसको हम स्पेस कह रहे हैं। तो स्पेशल जो डेटा है वो हम जो है वो यहाँ पर मेंटेन करके रख रहे हैं। क्योंकि ये मेंटेन करके रख रहे हैं, क्योंकि ये हम मेंटेन करके रख रहे हैं, तो इससे ये फायदा है कि हम एक मॉडल को दूसरे मॉडल के लिए, दूसरे मॉडल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही चीज वो कह रहा है कि हम अपने एक मॉडल को दूसरे मॉडल को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जगह पर जो है वो बाइनरी क्लासिफिकेशन है, कुत्ते और बिल्ली में फर्क पता कर रहा है। सही है। एक और जगह पर जो है वो आपको जो है वो बिल्ली और शेर में फर्क पता करना है। तो अगर आपके पास एक जर्नल मॉडल हो जिसमें सारे एनिमल्स का डेटा मौजूद हो, तो वहां से आप मेरे सारे एनिमल्स का डेटा एक साथ प्री ट्रेंड एक जगह पे, बहुत बड़ी जगह पे कर लिया,
और वहां से जो है वो फिर मैंने उस मॉडल में से वो वाले फीचर जो निकाल लिए जो कुत्ते से रिलेटेड है और बिल्ली से रिलेटेड है, और उन फीचर को मैं अपने लिए इस्तेमाल कर लूंगा। तो मैं प्री ट्रेन्ड मॉडल को में से फीचर एक्सट्रैक्ट करके अपना डेटा उठाकर लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो अभी तक जेनरिक है। अगर कोई जेनरिक मॉडल है, मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, एक मरतबा सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो प्री ट्रेन कर लिए। अगर कोई ऐसा डेटा मौजूद है जिसके अंदर सारे एनिमल्स का डेटा मौजूद है, तो हम उस डेटा में से अपने कुत्ते और बिल्ली का डेटा इस्तेमाल के फीचर जो है वो निकाल लेंगे और उन फीचर की मदद से अपना काम कर लेंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आएगी? ये सर आगे सर। सर मतलब इसको 1D में हम लोगों ने चेंज ही नहीं करना है, ऐसे ही। हाँ, ये बड़ा अच्छा आप सवाल कर रहे हो। 1D में चेंज नहीं करना, और ना ही हम, यही बताने का मकसद है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में जो जब हम किसी इमेज के ऊपर फिल्टर अप्लाई करते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो 1D में नहीं होता, 2D में ही होता है। तो CNN के अंदर कभी भी डेटा 1D में नहीं होता, हमेशा 2D में होता है, क्योंकि वो फीचर्स होते हैं, वो आउटपुट नहीं होता। जबकि डेंस लेयर के अंदर हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं आउटपुट लेवल के हिसाब से। एक तस्वीर है, हमारा आउटपुट क्या होता है, एक लेवल होता है 0 या 1। 0 होता है तो हम समझ लेते हैं ये कुत्ते की तस्वीर है, 1 होता है तो हम समझ लेते हैं ये बिल्ली की तस्वीर है। हम जो है वो तस्वीर को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक प्रोबेबिलिटी में, एक स्कोर के अंदर, और उसके बाद एक लेवल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई, एक जगह तस्वीर थी जो कि 2 या 3 डायमेंशनल थी, और उसका आउटपुट क्या निकला, एक नंबर निकला 0 या 1। जबकि CNN के अंदर जो है, जबकि CNN के अंदर आपका जो 2D या 3D डायमेंशन था उसको हमने 2D में ही रखा। इमेज और कलर वगैरह सारे हमने उसमें से फीचर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये वाली चीज जो है वो यहाँ तक बताई गई है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि अगर हमारे पास जैसे एक इमेजनेट नाम का एक डेटाबेस है हमारे पास, ठीक है, और बहुत सारी उसमें एनिमल्स को डेटा को क्या हुआ है, हम वो वाला इस्तेमाल कर लें अगर एक मरतबा, तो हमारे लिए फायदा हो सकता है। ठीक है, और ये भी बताया गया है कि सच प्रोबेबिलिटी ऑफ लर्न फीचर अकर डिफरेंट फ्रॉम इज द की एडवांटेज ऑफ डीप लर्निंग कंपेयर्ड टू द मेनी ओल्डर शैलो लर्निंग अप्रोचेस। आप देख रहे हो ना कि डीप लर्निंग के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? कोई बताएगा भाई डीप लर्निंग में और शैलो लर्निंग में क्या फर्क होता है? बेसिक फर्क बताना सर। शैलो लर्निंग क्या है? शैलो लर्निंग नहीं, जब तक डीप लर्निंग की स्पेशलिटी क्या है? अगर मैं बोलूँ यार ये डीप लर्निंग है या नहीं है, तो आप कैसे पहचानेंगे ये डीप लर्निंग है या नहीं? फीचर एक्सट्रैक्शन खुद करता है ये नहीं, और आगे जाओ। करीब सर ये जो डीप लर्निंग होता है ना, ये खुद ब खुद जो है लर्न करता है। अच्छा मुझे बताओ, इस तस्वीर के अंदर से, इस तस्वीर में ये जो तस्वीर आ रही है सर, डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क पे बेस करती है। हाँ बिल्कुल सही है। आप बताओ इसमें से कौन सी सी तस्वीर है जो आपके ख्याल में डीप लर्निंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रही? सारी कर रही। और ये वाली जो बीच में जिसपे मैं अपनी कर्सर लेकर आ रहा हूँ, ये वाली, ये तो लिखा हुआ है जी लिखा हुआ है ना, सर। ये वाली ये तो न्यूरल नेटवर्क को रिप्रेजेंट नहीं कर रही ना, ये भी न्यूरल नहीं कर रही, डीप लर्निंग को नहीं कर रही, मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को नहीं कर रही। एक्चुअली कर रही है लेकिन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को नहीं कर रही। सही है, ये वाली तस्वीर कर रही है? नहीं सर, ये तो ग्राफ है ना, ये वही तस्वीर कर रही है? नहीं सर, यहाँ पर नहीं कर रही ना। तो आप मुझे बताओ कि आप डीप न्यूरल नेटवर्क को कैसे पहचान पा रहे हो कि यार ये न्यूरल नेटवर्क है या डीप न्यूरल नेटवर्क है? वो लेयर deep कनेक्टेड है, बनी हुई है, एक दूसरे से है और वो बैक पास भी कर रही हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर न्यूरल नेटवर्क की बात होगी या डीप न्यूरल नेटवर्क की बात होगी, तो उसमें आप ये समझ लेना कि आपकी लेयर्स हैं, लेयर्स आपस में कनेक्टेड है। इसमें कितनी लेयर्स हैं? 3। और इसमें कितनी है? 4। 4 हैं सर। 4 है, ठीक है। तो आप, और इसमें कितनी है?
1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है ना बात? तो आपके जी सर। पास जो ये एडवांटेज बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारे पास लेयर्स होती हैं, डेटा हमारा जो हमारा मॉडल के पैरामीटर है लेयर्स में होते हैं, तो हमें एडवांटेज ये होती है कि हम कुछ लेयर्स को इस्तेमाल कर लें और कुछ लेयर्स को इस्तेमाल ना करें, या कुछ लेयर्स को वैसी रहने दें, कुछ लेयर्स को चेंज कर दें। तो ये वाली चीज जो है वो जो मशीन लर्निंग के दूसरे एल्गोरिथम है, मिसाल के तौर पर रिग्रेशन है, उसमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि रिग्रेशन में लेयर्स नहीं होती। क्योंकि रिग्रेशन में लेयर्स नहीं होती तो आप उसके अंदर से कुछ चीजें चेंज नहीं कर सकते। इसमें लेयर्स होती है तो आपने क्या किया, एक लेयर चेंज कर दी, बाकी लेयर बस ही यूज कर ली, तो आपका काम भी हो गया और कहानी जो है वो आपकी अच्छी हो गई। ये वाली बात समझ में आ गई? यस। ठीक है, ये एक एडवांटेज है। अच्छा, इन दिस केस यहां पर हमारे पास क्या है, 1.4 मिलियन डेटा है, 1000 डिफरेंट क्लासेस हैं। अब तक हमारे पास यहाँ पे क्लासेस कितनी है, 1000। हमें कितनी चाहिए, 2 चाहिए। सही है। हमारे पास ये याद रखना, ये मॉडल है, ये डेटा नहीं है। मस्ट रिमेंबर दिस इज अ मॉडल, दिस इज नॉट अ डेटा, ये याद रखना। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम यूज करेंगे। सही है, ये मॉडल हमारे पास बनाया हुआ है। अब इसके हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। अरे ये फीचर किसने एक्सट्रैक्शन, बनाया? ये देखो लिखा हुआ है किताब में, देखो ना, देख लेना बाद में। सही है। ओके। बाकी लोगों ने जो है वो इसको यूज करना शुरू कर दिया क्योंकि बड़ा अच्छा मॉडल था। अच्छा, अब क्या है, 2 तरीके हैं इसको। एक क्या है, फीचर एक्सट्रैक्शन, और दूसरा क्या है, फाइन ट्यूनिंग। ठीक है। फीचर एक्सट्रैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास CNN का मॉडल रेडी है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें क्या चीज है अवेलेबल, पैरामीटर रेडी है उसके। पैरामीटर रेडी है। अच्छा, अब उन पैरामीटर को मैं इस्तेमाल करने के लिए क्या करूंगा, मैं अपना कोई भी इनपुट लूंगा, उस पैरामीटर से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास एक फीचर मैप आ जाएगा या फीचर का सेट आ जाएगा। अग्री और नॉट? अग्रीड। ठीक है। अब मैं उस फीचर मैप को फिर ले जाऊंगा डेंस लेयर के ऊपर, और उस डेंस लेयर के अंदर उसको मैं कैलकुलेट करूंगा, डेंस लेयर के साथ क्लासिफिकेशन करूंगा, है ना? यही करूंगा ना भाई? राइट सर। ये देखो यहां पर लिखा हुआ भी है मेरे ख्याल से, मैंने ये दोनों में देखो फर्क देख लो, दोनों में क्या फर्क है। आप लोग अपने माइक बंद कर दें, मुझे अपनी आवाज इको आ रही है। और बताओ मुझे क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? सर बेसिक न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर सिर्फ हम डेटा देते हैं डेंस लेयर्स को, जबकि CNN के अंदर सर हम पहले उसमें से कन्वोल्यूशन लेयर में से पास करके उसके फीचर्स मैप बनाते हैं, और फिर उन फीचर मैप को डेंस लेयर से पास करके उसका प्रेडिक्शन करते हैं। सही है। समझ फर्क समझ में आ रहा है ना, कि हमारा जो CNN है वो हमें फीचर निकाल के देता है, वो हमें जो है लेयर्स तो निकाल के देता है, लेकिन हमारा जो उसमें ये जो है, उसके बाद मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड कर देता हूँ, इक्वल्स टू, पंखा खोल दिया। मैं कर लूंगी, रावी तू अपना काम कंप्लीट करो। हाँ भाई, समझ में आ गया? यानी कि हमें जब, वालेकुम अस्सलाम, जब हमें प्रिडिक्शन करना होगा, तो हम जो है वो डेंस लेयर के अंदर हम चाहे हमें प्रिडिक्शन CNN में करनी हो या डेंस लेयर में करनी हो, हमारा जो काम है वो डेंस लेयर ही करता है। ठीक है। अगर हम अभी हम किताब में पढ़ेंगे, याद रखना कि अगर हमें जो है वो फीचर निकालने हो तो हम CNN में से निकाल सकते हैं। अगर हम मॉडल रेडी हो तो हम उसमें से CNN निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी हम ये देखते हैं। ठीक है। हमारे पास 2 चीजें हो गई, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है
तस्वीर में देख लो, ये चीजें मार्क कर लिया करो, पेज नंबर वगैरह, ताकि आपको याद रखना चाहिए। देखो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ जैसे इस तरह की चीजें, फास्टेस्ट ये वो फलाना डिमा का, मैं आप भी इस तरह के नोट्स जो है वो बनाते रहा करो ताकि आपको फायदा हो। अब देखो इसमें क्या है, हमारे दो चीजें हैं। एक क्या है, हम सबसे पहले CNN करेंगे, उसके बाद क्लासीफायर लगाएंगे। क्लासीफायर क्या करता है कि हमारे इनपुट को आउटपुट के हिसाब से कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। एक तस्वीर है उसको एक नंबर में कन्वर्ट कर देगा कि ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यही करेगा ना? अग्री और नॉट? अग्रीड। अग्रीड। अच्छा, अब और अगर हमारे पास ये वाला हिस्सा मौजूद हो, पहले से हिस्सा मौजूद हो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला हिस्सा मेरे पास पहले से मौजूद है, यानी मेरा मॉडल जो है वो आधा ट्रेड हुआ है, तो मेरे पास ये एडवांटेज है कि मैं जो हूँ ये मॉडल जो है वो ट्रेड ना करूँ, बल्कि ये वाला काम खुद कर लूँ। यानी इसके अंदर हमने क्या किया है, एक जो है वो ट्रेड कॉन्वोल्यूशनल मॉडल ले लिया है जो कि फ्रोजन है। फ्रोजन का मतलब क्या है कि उसके अंदर अब मजीद चेंज नहीं आ सकती, उसके पैरामीटर मजीद ऑप्टिमाइज नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा कि हम उसके अंदर सिर्फ क्लासीफायर लगाएंगे और अपना काम कर लेंगे। दैट्स इट। ये बड़ा आसान ऑप्शन है, इसमें कोई मुश्किल हो तो बताओ। सर एक बार दोबारा बताओ। हाँ, वो बिल्कुल नीचे जाके बताता हूँ। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया, हमारे जो मॉडल है, अगर हम कोई मॉडल देखते हैं, अभी मैं नीचे आपको मॉडल दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर जो भी हमारा मॉडल होता है उसके दो हिस्से होते हैं ना, एक तो CNN वाला होता है और एक डेंस वाला होता है, ये तो पता है ना आप लोगों को? जी। अच्छा, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, हम अपना जो CNN वाला हिस्सा है वो बना बनाया कहीं से उठा के लेकर आ रहे हैं, बजाय कि खुद ट्रेन करें उसको। हम अगर हमारे पास 1,00,000 इमेजेस हो और उसके 1,000 क्लासेस हो, तो हम अगर खुद ट्रेन करने जाएंगे तो उसके अंदर हमें हो सकता है 1 महीना लगे, है ना? लगेगा भाई, नहीं लगेगा? जी सर लगेगा। ओके सर। अच्छा, तो हमने इसकी जगह पे क्या किया, बना बनाया मॉडल यूज कर लिया किसी और से लेकर, और आगे अपना काम उस पर क्लासीफायर का लगा दिया। सही है भाई? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये मेरा आ रहा है कि why only reuse convolutional ways, could we reuse the densely connected classifier as well? आप देखो इसका जवाब देखो यहाँ पर, और मुझे बताओ कि इस जवाब के अंदर क्या चीजें जो आपको समझ में नहीं आ रही है। सर आपके कहने का मकसद है कि जो स्टार्टिंग में हम जो CNN के लेयर लगाते हैं वो ना लगाएं, बल्कि हम डेंस लेयर लगाते हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हम? हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम जो है वो हमने ये इमेज नेट का मॉडल उठा लिया पूरा, सही है? अच्छा। अब इसके अंदर बजाय ये कि मैं जो हूँ वो पूरा का पूरा मॉडल यूज कर लूँ, मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्वोल्यूशनल वाला पार्ट क्यों यूज कर रहा हूँ, डेंस लेयर वाला पार्ट भी यूज कर लूँ ना उसका? क्या ख्याल है? मतलब प्रोटेक्शन के लिए आप कह रहे हैं कि वो कन्वेंशनल पार्ट और आउटपुट स्टेट पे क्यों यूज ना कर लूं? सर ये डेंसली लेयर में का जो उसका नुकसान ये है कि वो उसकी वेक्टर वैल्यू गायब कर देता है। मीनिंग वो कह रहे हैं कि वो जो जहां पर वो इमेज लाई करता है ना, जो भी XY स्केल पे, तो CNN के इस्तेमाल करने का फायदा ये हमें लोकेशन भी मिल जाती है, डाटा तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ उसकी लोकेशन भी मिलती है, जबकि डेंस में सिर्फ हमें उसका डाटा मिलता है। दैट्स इट कि भाई ये इन जनरल। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। द रीजन इज दैट द रिप्रेजेंटेशन लर्न बाय द, भाई किसी ने यहाँ पर ये एक नोटेशन मार दी है, हटा दो जरा यार, ये नोटेशन मारी हुई है। In general, doing should be avoided. The reason is that the representation learned by the convolution based are relatively more generic. हम जब फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वो इनपुट से करीब होता है, उसका आउटपुट से करीब नहीं होता। जबकि हमारा जो जब हम फीचर मैपिंग कर रहे होते हैं डेंस लेयर के अंदर,
तो यहाँ पर देखो, मैं जरा देख लेता हूँ, आपको जरा पढ़ के सुनाऊंगा तो मुझे भी याद है कहाँ पे लिखा हुआ है। द फीचर मैप ऑफ कॉन्वेंट आर प्रेजेंस मैप ऑफ जेनेरिक कॉन्सेप्ट ओवर द पिक्चर व्हिच इज लाइकली यूजफुल रिगार्डलेस ऑफ द कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम एट द हैंड, but representation learned by the classifier with necessity to be specific to the set of classes or output, ये मैंने अपनी तरफ से लगाया है, आउटपुट से रिलेटेड होता है, on which the model was trained। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर जो इमेज नेट के अंदर कैट्स एंड डॉग्स की मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती हैं। एक क्लास जो है वो कैट की है और एक डॉग की है और बहुत सारे एनिमल्स की है, तो वहां पर जो नंबर है वो डिफरेंट होगा, वहां पर जो स्कोर है वो डिफरेंट होगा। तो मैं वो वाला स्कोर, वो वाला नंबर अपने पास जो मेरी बाइनरी क्लासिफिकेशन है मैं उस पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा CNN है वो इनपुट को प्रोसेस करके इनपुट से करीब करीब चीजें लेकर आ रहा होता है, जबकि जो डेंस लेयर है वो आउटपुट से करीब लेकर आ रहा होता है। तो इसलिए हमारा जो डेंस लेयर का काम है वो आउटपुट स्पेसिफिक है। तो क्योंकि हमारा आउटपुट चेंज होता रहता है तो हम डेंस लेयर इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा CNN होता है वो इनपुट से करीब होता है तो हम इनपुट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इस वजह से जो है वो हम आउटपुट यानी डेंस लेयर इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम सिर्फ जनरल चीजें इस्तेमाल। नोट दैट द लेवल ऑफ जनरलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन स्पेसिफिक कन्वोल्यूशन लेयर डिपेंड द डेप्थ ऑफ द लेयर। ये बता रहा है कि भाई शुरू में जो कन्वोल्यूशनल लेयर होती है उसके अंदर ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रही होती हैं, जैसे विजुअल एजेस, कलर, टेक्सचर वगैरह। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं हमारे पास जो डेटा है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होता जाता है। कहीं पर हम कान एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कहीं पर हम जो है वो आँख एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो, इस तरह की चीज़ें जो है वो कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो आखिरी वाला जो लेयर होती है उसके अंदर डेटा बहुत ज़्यादा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, जबकि शुरू में इतना एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। ये याद रखना है, ठीक है। In this case, because the image class contain multiple dogs and set classes, it is likely to be beneficial to use the information contain the densely connected layer of the original model, but we will choose not to. In order to cover more general, where the class of the new problem does not overlap the class set of the model, let's put the practice by using the convolutional base of the region trained on ImageNet to extract the interesting feature from the cat and dogs image, and then trained cat versus dog classifier। तो वो ये कह रहा है कि भाई आप जो है अपनी इनपुट इमेजेस इसको दो, इस CNN वाले मॉडल को, और इसमें से जो है वो आप जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लो। क्या एक्सट्रैक्ट कर लो? फीचर एक्सट्रैक्ट कर लो। और फिर ये जो फीचर एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं वो फीचर जो है उसके ऊपर आप अपना डेंस मॉडल जो है वो लगाकर और इसके ऊपर काम शुरू कर दो। सही है? ये वाली बात अगर किसी को समझ में नहीं आई तो पूछ लो, क्योंकि आगे फिर इसी के ऊपर काम हो रहा है। एनी क्वेश्चन? चलो फिर आगे चलते हैं। कह रहा है कोई कुछ? अच्छा जी, तो अब हमने क्या किया, ये कोड है, ये आपको चला के देखना है। यहाँ पर कैरेस की जगह टेंसर लगा देना, पहले से कैंसर दिया हो जाएगा टेंसर डॉट कैरेस, तो ये आप लगा दीजिएगा। सर ये VGG16 किस चीज का डेटा? ये VGG16 जो है एक डेटा नहीं है, ठीक है, सही है, ये मॉडल है। अब बताओ मॉडल क्या होता है? मॉडल और डेटा में क्या फर्क होता है? मॉडल जैसे कैट और उसका है हम लोगों के पास। सर मॉडल ट्रेंड होता है और डेटा मतलब अनट्रेंड होता है, इंफॉर्मेशन होती है। सर मॉडल ये जितने भी हमारे जो पैरामीटर्स हैं, इनपुट लेयर्स, आउटपुट लेयर और बीच में जितने भी हम लोग ये जो ऑप्टिमाइजर और जितनी भी हम जो सेटिंग करते हैं, इन सब का मजमूआ मॉडल है सर। हाँ, मतलब ये है कि मॉडल असल में सेट ऑफ पैरामीटर्स है ना, राइट और रॉन्ग? राइट सर। जैसे मिसाल के तौर पर हम नॉर्मल बेसिक वाली बात करते हैं, हमारी जो बेसिक जो इमेजेस हैं उसके ऊपर हम जाके देखते हैं कि हमारा जो मॉडल होता है हम क्या कर रहे होते हैं, हमारा मॉडल जो है वो फिल्टर होता है ना। नहीं समझ में आई बात?
देखो याद करो, हम शुरू में क्या करते थे, हमने एक इमेज ली, इमेज जो है वो हमारी 28x28 की थी, हमने उसको कन्वर्ट किया तो वो 783 या 784 पिक्सल्स की बन गई। अब अगर हम उसको ट्रेन कराने जा रहे हैं तो हमें कितने पैरामीटर चाहिए होंगे? 784। किसी को एतराज है तो भाई बता दे, सवाल करोगे तो समझ में आएगी, नहीं करोगे खामोश रहोगे तो कंफ्यूज रहोगे। सब अग्री हो भाई 784 पैरामीटर चाहिए? जी जी सर। जी सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 784 पैरामीटर को ऑप्टिमाइज करेंगे, ट्रेन करें, ठीक है, ऑप्टिमाइज करेंगे, ऑप्टिमाइजर लगाकर आहिस्ता, शुरू में वो रैंडम हो गए लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कन्वर्ट हो गए, और बाद में आखिरी लेयर के ऊपर हम सिग्मॉइड लगाकर उसको अपने लेबल में कन्वर्ट कर देंगे। अगर वो प्रॉपरली ट्रेंड होंगे तो जब भी डेटा उस पैरामीटर से मल्टीप्लाई होगा, जब उस डेटा उस पैरामीटर से मल्टीप्लाई होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, फिर दूसरी लेयर में कन्वर्ट होगा, फिर तीसरी लेयर में कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास आखिरी के अंदर वो है वो लेबल में कन्वर्ट हो जाएगा कि लेबल क्या 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी लेबल होगा वो आ जाएगा। ऐसे ही होगा ना भाई? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मॉडल है वो असल में हमारे सेट ऑफ पैरामीटर्स है। हम अगर अब जब एक मरतबा हमारा मॉडल रेडी हो गया, हमारे जो है वो पैरामीटर ट्रेन हो गए, तो ये उसका जो हमने सेट बना लिया वो मॉडल है। अगली मरतबा हम क्या करेंगे कि अपने मॉडल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास लेबल आ जाएगा। सही है, जैसे यहाँ पर हो रहा है ना, मैंने यहाँ पर जो है ये इमेजेस को डेंस लेयर में से गुजारा, ठीक है, तो हमें मॉडल मिल गया, और मॉडल से हमने प्रेडिक्शन बना ली। तो कैसे प्रेडिक्शन कैसे होगी? हम अपने इनपुट को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि सेट ऑफ पैरामीटर्स है। मैंने मल्टीप्लाई का लफ्ज जो है वो ये मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं होगा, और भी हो सकता है, इसमें एक्टिवेशन फंक्शन भी लगेगा, याद होगा ना आपको? एक्चुअली अप्लाई कर देंगे मॉडल को, मॉडल हमारा एक फंक्शन है, उसको हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रेडिक्शन आ जाएगी। ये प्रेडिक्शन हमारा वो लेबल होगा जो हम प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई ये, अब जैसे कुत्ता और बिल्ली के अंदर जब मैं कुत्ते की तस्वीर अपने मॉडल को दूंगा तो वो मुझे बताएगा कि वो 0 है या 1 है। अगर वो 1 बताएगा तो मैं समझ लूंगा कि भाई ये बिल्ली है, और अगर वो 0 बताएगा तो मैं समझ लूंगा ये कुत्ता है। यहाँ तक समझ में आ गई ना बात आप लोगों को? यस सर। सर हाँ बोलो। सर VGG16 कोई मॉडल का सेट ऑफ पैरामीटर है? मॉडल है ना, मॉडल का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ पैरामीटर जो, हाँ, इसका मतलब है अगर मैं आपसे मॉडल कह रहा हूँ तो वो सेट ऑफ पैरामीटर्स ही है, ठीक है? मॉडल बराबर है सेट ऑफ पैरामीटर, राइट और रॉन्ग? राइट सर। राइट। अच्छा, लेकिन अगर मेरे पास सर मॉडल तो फिल्टर भी ट्रेन होता है, सब कुछ होता है, फिर जाकर मॉडल बनता है, सिर्फ सेट ऑफ पैरामीटर तो नहीं है। लेकिन जब बन गया तो बन गया ना? जी सर, पूरा मिलकर फिर बन। तो मॉडल में पैरामीटर्स के अलावा और क्या होता है? पहले उसका पूरा फंक्शन होता है ना उसका, ये। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर हमारा जो मॉडल है उसके अंदर सिर्फ रैंडम सेट ऑफ पैरामीटर नहीं होंगे बल्कि प्रोसेस का तरीकेकार भी होगा। मिसाल के तौर पर आपका एक मॉडल है, उसके अंदर शुरू के अंदर आपके पास पहली लेयर के अंदर 784 पैरामीटर है, सही है, प्लस उसके अंदर फिर एक्टिवेशन फंक्शन है, फिर दूसरी लेयर है, दूसरी लेयर के अंदर फर्ज करो कि जो है वो 512 पैरामीटर्स हैं, फिर ऑप्टिमाइजर है, ठीक है, फिर जो है वो एक्टिवेशन है, फिर जो है उसके बाद जो है वो आपके पास 10 पैरामीटर है, फिर आपके पास एक्टिवेशन है, फिर आपके पास जो है वो प्रेडिक्शन है, सही है। ये जो 784 पैरामीटर है, ये 512 पैरामीटर है, ये 10 पैरामीटर है, ये ऑप्टिमाइज हो चुके हैं ट्रेनिंग के अंदर, ये ऑप्टिमाइज हो चुके हैं। अब जो मेरे पास मॉडल के अंदर ये जो है, मैं सिर्फ एक एक मरतबा इनसे अप्लाई करूंगा, यानी कि मैं अपने इनपुट को सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्टिवेशन फंक्शन लगाऊंगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर एक्टिवेशन फंक्शन लगाऊंगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा 10 पैरामीटर, फिर एक्टिवेशन फंक्शन लगाऊंगा और प्रेडिक्शन
दे दूंगा। अब यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं होगी, यहाँ पर ऑप्टिमाइजर का काम खत्म हो गया, क्योंकि ऑप्टिमाइजर ने ट्रेनिंग फेज के अंदर अपना काम कर दिया है। ये वाला काम कौन सा है? ये प्रिडिक्शन फेज है, ये यूज अप्लाई फेज है, ठीक है। यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ, प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। तो प्रिडिक्शन फेज के अंदर मेरा जो ट्रेनिंग है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे हमारे भाई की मुस्तफा की शायद नाम है उसका, उसकी जो है वो बात बिल्कुल सही थी कि सिर्फ यहाँ पर मॉडल के अंदर सिर्फ पैरामीटर नहीं है, बल्कि पैरामीटर के साथ साथ फंक्शंस भी डिफाइन है कि कौन सा पैरामीटर इस तरह चलेगा, कब चलेगा और क्या होगा। पहले कौन से पैरामीटर आप मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद कौन से होंगे, उसके बाद कौन से होंगे, फिर कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि मॉडल जो है वो हमारा सेट ऑफ पैरामीटर प्लस सेट ऑफ रूल है। जिस भाई ने भी ये बताया उसने बड़ा जबरदस्त काम किया है। तो हमारी चीज अब ये वाली चीज तो क्लियर हो गई ना भाई, कि हमारे पास अगर मैं बोल रहा हूँ सेट ऑफ पैरामीटर, तो वो आधी बात बता रहा हूँ असल में, सेट ऑफ पैरामीटर एंड हाउ टू यूज पैरामीटर, यानी हाउ टू फ्लो ऑफ पैरामीटर और एक्टिवेशन फंक्शन, ये सारा का सेट जो है वो हमारा मॉडल है। राइट और रॉन्ग? राइट सर। कोई रॉन्ग भी कहते नहीं? समझ में आ गई इसका मतलब है सबको? यस सर। सर वो 784 और 51 दोबारा बोलो, आवाज कट गई। सर 784 और 512 जो पैरामीटर का ये है, हम क्यों यूज करते हैं? यार आपको याद होगा ना जब आप, हाँ बोलो। ये तो इमेजेस का हम लोग साइज होता है ना, जैसे हम लोग 28 बाय 28 लें तो वो तो हमारी मर्जी होती है। लेकिन वो बाद में पूछ रहे हैं 512 कहाँ से आ गया? वो एक्टिवेशन फंक्शन के साथ लेंगे। मगर एक्टिवेशन फंक्शन में 512 ही क्यों? कुछ और नहीं यूज कर सकते? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन शायद आपको याद होगा, अगर आपको ये डीप लर्निंग में है तो कि आप ये जो है खुद बताते हैं ना आप। बिल्कुल सर, ये तो हम खुद बताते हैं ना यहाँ पर। हम तो यहाँ पर जो हमारा जो मॉडल है, कहाँ गया भाई मॉडल का कोड? का है ये देखो, ये मैं बता रहा हूं ना कि देखो यहाँ पर इनपुट शेप क्या है, 1000 है, सही है। बाद में जो है वो मैंने बोला कि भाई डेंस लेयर है, इसके अंदर से ये इनपुट जब निकलेगा तो आउटपुट कितना होगा? 16 के ऊपर होगा, आखिरी में आउटपुट कितना होगा? 1 के होगा। तो मैंने 1000 को किस में कन्वर्ट कर दिया? 16 में। तो ये मैं बताता हूँ, इमेज के अंदर बाद होगा डिफरेंट हो सकता है, ये टेक्स्ट वाला है तो इसलिए इसके अंदर डिफरेंट है, सही है। लेकिन जो है ये मैंने खुद डिसाइड करता हूँ कि भाई क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो 16 चल रहा है, टेक्स्ट ही चल रहा है ना असल में सर। ये मेरे ख्याल असल में जो हिडन लेयर्स हैं उसके नोड्स हैं, ये कितने नोड्स होते हैं? हाँ बिल्कुल, जितने नोड्स होंगे उतने ही पैरामीटर आउटपुट होंगे ना। अगर आखिरी में देखो एक नोड होगा तो पैरामीटर कितने आउटपुट होंगे? एक ही होगा। एक ही होगा ना। बस ये वाली चीज जो है वो आपको याद रखनी है। किताब जो है वो गाय बगाए पढ़ते रहा करो, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो बाद में ना। टीचर के हाल को तो है वो कहानी जो है वो खराब ना हो जाए। कहाँ गया भाई मॉडल? खैर मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, आप लोग आराम से किताब में से देख लीजिएगा कि 512 हमने मॉडल के अंदर डाला था, तो 512 जो है वो आ गया। सही है भाई? अच्छा, अब सिर्फ बताने का मकसद ये था कि हम ये नॉर्मल कंडीशन है ना, ये हमारा नॉर्मल मॉडल है, लेकिन जो हमारा CNN वाला मॉडल होता है वो किसके बराबर होता है? फिल्टर्स एंड एक्टिवेशन फंक्शन, सही है? यही होगा ना? और उससे हमें क्या मिलता है? फीचर्स मिलते हैं। यहां तक किसी को मसला है तो भाई पूछ लो भाई। जब हम CNN के ऊपर जा रहे हैं तो CNN के ऊपर जो हमारा मॉडल है, ये हमारा मॉडल है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। मॉडल के अंदर क्या है? पहला मेरा कॉन्वोल्यूशनल मॉडल है, उसके अंदर इतने पैरामीटर हैं, फिर दूसरे में इतने हैं, फिर ये कम हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जब आप यहाँ पर जो है वो आपका मॉडल जो है ये बना बनाया हमने उठा लिया है, सही है। और ये मॉडल जो है वो हमारे पास रेडी है। अब अगर हमें इसमें से कोई डेटा लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें
अपनी जो इमेजेस है, देखो यहाँ पर इस कोड के अंदर आप देखो जरा, हम क्या कर रहे हैं, या हमने पहला काम कर रहे हैं, हम फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? फीचर एक्सट्रैक्शन। कोई बताएगा फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होती है? सर वो जो आपने बिल्ली वाला बताया था उसके फीचर जो है। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक एग्जांपल हूँ, जरा माइक बंद कर दो अपना। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारी तस्वीरें हमारी हैं, याद रखना भाई, हमने मॉडल यूज किया है, डेटा यूज नहीं किया। अग्री और नॉट? सर मतलब हम इस मॉडल को कैट और डॉग वाली इमेजेस पर ही ट्रेन करें? हाँ, ट्रेन नहीं करेंगे हम, इससे फीचर निकाल लेंगे। मॉडल ट्रेन हो चुका है, मॉडल ट्रेन करने जाएंगे तो 10 लाख 14 लाख इमेजेस हैं, 1000 क्लासेस हैं, पूरा महीनों निकल जाएंगे। हमने मॉडल ट्रेन किया हुआ है, ट्रेन मॉडल से हम क्या कर रहे हैं कि अपनी तस्वीरों से का फीचर निकाल रहे हैं। तो अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर देखो, जो मैंने कौन वाला बेस यूज किया है, मैं यहाँ प्रिडिक्ट यूज कर रहा हूँ, फिट यूज नहीं कर रहा। रिमेंबर हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर? प्रिडिक्ट। तो क्या करेगा कि वो इस मॉडल में जाएगा, मेरा इनपुट लेगा और इनपुट के बाद मेरी इनपुट इमेज के फीचर निकाल के दे देगा मुझे। सर मॉडल के पैरामीटर्स आप कह रहे हैं कि पहले से सेट है या ट्रेन हुआ है, लेकिन जब ट्रेन हुआ है बिल्कुल, हम तो उसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं ना, अभी तो उसके पैरामीटर्स हमारे पास तो कैसे आएंगे? ट्रेन हो चुका है, ट्रेन हो चुका है, हमने वो उठा लिया ना वो। अतः ये पहले से इसके पैरामीटर्स सेट हुए हुए जो हम डाउनलोड कर रहे हैं इसको? हाँ, ट्रेन हुए हुए, सेट नहीं बोलो, सेट बोलोगे तो तुम्हें जो है वो डेटा साइंस और एआई से निकाल दिया जाएगा। ठीक है सर, ये ट्रेंड हुए हैं यानी कि पैरामीटर्स जो है फाइनलाइज हुए हैं कि फाइनल पैरामीटर्स मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, इस मॉडल को ले रहे हैं, साथ साथ उसके पैरामीटर्स भी हमारे पास, फाइनल पैरामीटर्स हमारे पास जो है ना वो ट्रेंड हुए हैं। हाँ, अगर हम किसी मॉडल को उठा लेते हैं, पहले से बने हुए मॉडल को, जैसे हमने अपने पास भी देखो ना, लास्ट टाइम हमने अपना मॉडल सेव कर लिया था, याद है आपको? हमने अपना मॉडल H5 फॉर्मेट पे सेव कर लिया था, सही है? yes, तो जब हम उस मॉडल को दोबारा मेमोरी में लोड करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो ट्रेंड पैरामीटर आ जाएंगे, एक्टिवेशन फंक्शन आ जाएगा और उसका फ्लो हो जाएगा। यानी पहले वाले लेयर के अंदर जितने मॉडल हो गए वो ट्रेंड हुए हैं, दूसरी वाली लेयर के अंदर जितने मॉडल है वो ट्रेंड हुए हैं, आखिरी वाली लेयर के अंदर जितने मॉडल है वो ट्रेंड हुए हैं। तो हमारे सारे पैरामीटर ट्रेंड है। हम क्या करेंगे, वही वाला प्रोसेस है, आपको पता है ना, प्रोसेस तो एक ही होता है ना, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं आपको। यह देखें इस इमेज को, ये इमेज नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, और मैं एक इमेज लेकर आता हूँ कोई अच्छी सी। अच्छा, ये देखो, ये इमेज आपके पास नजर आ रही है, इसके अंदर देखो ये एक फिल्टर लगाया हुआ है मैंने, 0 0 0 -1 0 -1 -1 माइनस और -1, सही है? हेलो, राइट सर, जी जी ठीक है। अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वाला, ये मैं नॉर्मली तौर पर जब अपना मॉडल बनाता हूँ तो मैं इन फिल्टर को ट्रेन कर रहा होता हूँ, ऑप्टिमाइज कर रहा होता हूँ, सही है? लेकिन मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये पहले से ऑप्टिमाइज है, किसी और ने मुझे ऑप्टिमाइज करके दे दिया। तो अब मेरे पास क्या हुआ, काम आसान हो गया। मैंने जो ऑप्टिमाइज मॉडल था उसके अंदर जो प्रेडिक्शन का फीचर था वो फीचर इस्तेमाल किया और मेरे पास अपनी इनपुट इमेज, जो मेरी इनपुट इमेजेस थी उनके फीचर्स निकल के आ गए। अब उसके अंदर वही हुआ होगा कि इसके अंदर सबसे पहले मेरी जो इनपुट इमेज थी वो क्या होगी, वो इस वाले में जाएगी। इसके अंदर उसके अंदर जो पैरामीटर होंगे 1792 पैरामीटर जो है वो यहाँ पर ये वाली इमेज लेगा और इसको वो 17292 पैरामीटर को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करेगा। जब ये वाला काम हो जाएगा फिर वो क्या करेगा, दोबारा यहाँ पर आ जाएगा। दोबारा यहाँ आने के बाद जो है वो मेरे टोटल मॉडल जो कितने हो जाएंगे, इनपुट इमेज क्या, मेरी आउटपुट इमेज क्या होगी, ये वाली होगी। और मेरे पास पैरामीटर्स कितने हैं, ये वाले। मॉडल मेरा इसके ऊपर चलेगा, इनपुट इमेजेस पर ही चलेगा। उसके बाद मैंने जो है वो मैक्स पूलिंग लगा के इस आउटपुट को आधा कर दिया। आउटपुट को आधा करने के बाद फिर दोबारा मैंने ट्रेनिंग दी, ये वाला इमेज हो गया, ये वाला हो गया, ये वाले हो गए, ये वाले हो गए। ये अब इन सब की ट्रेनिंग हुई होगी। कितनी क्या हुई होगी, ट्रेनिंग हो चुकी होगी। मैं यहाँ पर जब इसकी प्रेडिक्शन में जाऊंगा तो मेरा जो इनपुट इमेज है वो यहाँ से गुजरना शुरू होगी। पहले वाले में गुजरेगी, फिर दूसरे वाले से गुजरेगी, फिर तीसरे वाले से गुजरेगी, फिर चौथे वाले से, पांचवें वाले से गुजरती रहेगी और आखिर के अंदर मैक्स पूलिंग के बाद इन सारे पैरामीटर से मल्टीप्लाई होने के बाद मेरी इमेज चेंज हो जाएगी और अब मेरी इमेज जो है वो 4x4 of 512 की रह जाएगी। यानी मेरे पास ये जो इमेज है
ये 4x4x512 की इमेज मेरे पास मुझे फीचर मिल जाएगा। सही है? राइट सर। सही है। तो मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है। ये जब पहली मर्तबा जब मैं इस मॉडल को चलाऊंगा अनट्रेन, तो मेरा ऑप्टिमाइजर यहाँ पर काम कर रहा होगा। ऑप्टिमाइजर इस इमेज को चेक करेगा कि क्या ये वाली इमेज जो है, फिर वो डेंस लेयर में लेके जाएगा और डेंस लेयर के बाद लेबल चेक करेगा कि भाई क्या ये बाकी कुत्ते का लेबल आ रहा है नहीं आ रहा, यानी 1 आ रहा है या 2 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा होगा तो वो पैरामीटर को चेंज करेगा, फिर दोबारा चलाता रहेगा जब तक ये सारे पैरामीटर टोटल 1400,000 जो मेरे ख्याल से 14 मिलियन पैरामीटर जब तक जो है वो ट्रेंड नहीं होंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन अब ये ट्रेंड हो चुके हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इनको इस्तेमाल कर रहा हूँ इसी सीक्वेंस के अंदर। पहले मैं जाता हूँ इमेज के अंदर, यहाँ पे जाता हूँ, फिर यहाँ पर, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता निकल कर मेरे पास ये इमेज मिल जाती है। लेकिन दोबारा बार बार ट्रेनिंग नहीं हो रही, ऑप्टिमाइजर वाला काम नहीं हो रहा, सिर्फ प्रिडिक्शन वाला काम हो रहा है। तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि मेरी जो ये जो काम मैं कर रहा हूँ इसके अंदर आप ये देखें, द एक्सट्रैक्ट फीचर आर करंटली शेप 4x4, यू विल फीड देम टू डेंसली कनेक्टेड, फर्स्ट यू विल मस्ट फ्लैटन। अब हम अपने डेंसली को भी जाना है तो फ्लैटन करना पड़ेगा। एट दिस पॉइंट कनेक्टेड, ये सारा काम हम करेंगे यहाँ पर। अब हमने क्या किया कि हमारे पास ये जो इमेजेस आ रही हैं, ये इनपुट इमेजेस का शेप है, ये कहाँ से निकल के आ रहा है? ये फीचर से निकल कर आ रहा है। यहाँ पर मैंने इसको डेंस कर लिया। अब आप देखें, ट्रेनिंग इज वेरी फास्ट बिकॉज यू ओनली हैव टू डील विद द 2 डेंस लेयर एंड epoch टेक लेस देन 1 सेकेंड इवन ऑन CPU। CPU के ऊपर भी ये सारा काम 1 सेकंड में एक epoch चल जाएगी। यानी कि आपकी epoch कितनी है? 30। तो 30 epoch जो है वो 30 सेकंड में चल जाएंगी आप। जबकि हम ट्रेनिंग कराते हैं तो ट्रेनिंग में बहुत बड़ा टाइम लगता है। तो हम यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं करा रहे। किसकी ट्रेनिंग नहीं करा रहे? ये वाला काम। हमारे पास ये एक मॉडल मौजूद है। इस मॉडल को यूज करते हुए हमने इसमें सिर्फ क्या किया, 2 चीजें ऐड कर दी हमने। देख लो यहाँ पर हमने इस मॉडल से अपनी फीचर निकाल लिए और फीचर निकालने के बाद उन फीचर को एज ए इनपुट इस्तेमाल किया। अगर हम ये काम चैप्टर Q2 के अंदर चैप्टर 1, 2, 3, 4 में कर रहे होते तो हम यहाँ पर इनपुट इमेजेस दे रहे होते। लेकिन हम यहाँ पर इनपुट इमेज नहीं दे रहे, बल्कि हम अपने इमेज के एक्सट्रैक्टेड फीचर जो है वो हम दे रहे हैं। हम यहाँ पर उसको फीचर देंगे तो हमारी जो इमेज की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ज्यादा फास्ट भी हो जाएगी और बहुत ज्यादा अच्छी भी हो जाएगी। ठीक है। और आप यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं कि आपकी जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है वो तो 100% पे चली गई, लेकिन आपकी जो वैलिडेशन एक्यूरेसी है वो 90% पे आ गई है। पुराने वाले केस में कितनी थी? 85 और 70 है ना। अब यहाँ पर कितनी आ गई है? 90 आ गई है। तो आपके पास जो है 90% आ गई है और टाइम भी बच गया आपका। यानी आपके 30 सेकंड के अंदर, पहले आपने क्या किया था, आपने डेटा डाउनलोड किया, मॉडल डाउनलोड किया और उस मॉडल से फीचर निकाल लिए, अपनी इनपुट इमेजेस दी तो फीचर इमेजेस मिल गई। उन फीचर इमेजेस को आपने डेंस लेयर में दिया। डेंस लेयर में उसको क्योंकि फीचर थे तो उसके अंदर आपने सिर्फ 30 epochs रखे। 30 epochs बड़े फास्ट चल गए। 30 सेकंड के अंदर आपके पास डेटा जो है वो आपके पास आ गया और वो आपने देखा वो 90% गया। पहले सर हम ट्रेन करते थे, घंटों लगते थे CPU पे, और ये हमने इस तरीके से 30 सेकंड में CPU हमने कर लिया। हाँ, ठीक है। लेकिन उसमें मॉडल डाउनलोड वगैरह भी होगा, इमेज प्रोसेसिंग भी होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ट्रेनिंग जो है वो हमारी रिड्यूस हो गई। बट अब आप, लेकिन इसके अंदर एक चीज क्या है कि अभी भी हमारा डेटा ओवरफिट तो हो रहा है। हमारी वैलिडेशन एक्यूरेसी अच्छी हो गई है, लेकिन डेटा हमारा ओवरफिट हो रहा है। यानी कि सर ये जो हम फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं ये वैलिडेशन को 90% करने के लिए करते हैं। तो यानी कि अगर फर्ज करो कोई ऐसी कंडीशन होती जिसके अंदर ये दोनों एक साथ चल रहे होते तो हमें फिर आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस सिनेरियो में हमें पता है कि यार हमारा डेटा जो है वो, हमारी वैलिडेशन जो है वो एक्यूरेसी ज्यादा हो गई है, लेकिन हमारा जो क्या कहते हैं, अभी भी जो है वो ओवरफिटिंग तो हो रहा है। हमारा मॉडल ओवरफिट है, जो कि अच्छी बात है। तो है, हमें ओवरफिट नहीं होनी चाहिए। ओवरफिट तो हमारे लिए गलत है। सर हाँ सर ऊपर लेके जाएं थोड़ा, वहाँ ब्लॉग बने हुए थे, वो पता नहीं कैसे मैक्स फूल वगैरह के ब्लॉग बने हुए थे। यहाँ पर वो अभी आगे आएंगे, वो दोबारा आ जाएंगे, फिक्र नहीं करो।
अच्छा सर ये अच्छा, कंफर्म अब हम करना है कि सर हाँ हाँ सर आप जल्दी जल्दी घुमा रहे हैं, वो बुक तो सही से देखें। सर हाँ, मैं ये भाई कंफर्म जल्दी जल्दी करना नहीं है घुमा। हाँ हाँ जो हमने अभी जो मॉडल को यूज किया है उसमें जो CNN वाला पार्ट था वो तो ऑलरेडी ट्रेंड था, लेकिन जो डांस क्लियर वाला पार्ट है वो तो ट्रेनिंग, उसकी तो ट्रेनिंग हो रही है ना सर? उसकी ट्रेनिंग कराई है हमने ना। ठीक है सर, ठीक ये है तो सर। देखो यहाँ पर कह रहा है, मगर देखो ट्रेनिंग इज वेरी फास्ट। राइट सर। सही है। अच्छा, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि भाई ये वाला कोड जो है ना, ये आप चैप्टर नंबर 4 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस कोड के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। इस कोड से हम सिर्फ ग्राफ बना रहे होते हैं, इसलिए मैंने ये कोड स्किप कर दिया। और कोई जल्दी नहीं की, हमें तो आ गए ग्राफ के ऊपर। अगर ये कोड समझ में नहीं आ रहा तो आप इस पर दोबारा पूछ लेना, लेकिन दोबारा पूछोगे तो क्लास से निकाल देंगे। अच्छा सर, ये ना ये एक सवाल पूछना था कि आपने मॉडल डॉट समरी में 1 करोड़ तो कुछ जो है पैरामीटर दिखा रहे हैं सर, इसमें क्या टाइम नहीं लगेगा? टाइम नहीं लगेगा ना, टाइम नहीं लगेगा। उसकी वजह यह है कि हम क्या कर रहे हैं कि ये 1 करोड़ पैरामीटर से हमारा जो इनपुट होगा वो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन जो है वो कंप्यूटर पे बहुत फास्ट होती है। कोई बता सकता है कि अगर आपके पास 2.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर हो तो एक वक्त में कितनी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है? हाँ भाई, बताएगा कोई? नहीं सर, ये तो नहीं पड़ा। भाई 2.5 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या होता है ये बताओ। सर 2.5 इंटू 10 की पावर 9। चलो 10 की पावर 9 कर रहा, मतलब यूं समझो कि 25,000 मेगाहर्ट्ज। सही है? अग्री और नॉट? एग्री, बिल्कुल। अगर अच्छा, मेगाहर्ट्ज वॉट, मेगाहर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकंड में 25 मेगाहर्ट्ज काम कर सकता है। वो 25 मेगाहर्ट्ज का मतलब है कि 25 मिलियन किलोहर्ट्ज। 25 मिलियन का मतलब है 25 बिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड। हमारा जो कंप्यूटर का सीपीयू है अगर 2.5 गीगाहर्ट्ज का है तो वो मल्टीप्लिकेशन जो है, तो कैलकुलेशन का मतलब है कि वो अगर हम उसको एडिशन सब्सट्रैक्शन के भी लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो एक वक्त में 25 बिलियन कैलकुलेशन एक सेकंड में कर सकता है। सही है? अब अगर हम ये लगाएं कि भाई हमारी एक जो प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन और फंक्शन का, उसके अंदर लेट्स सपोज एक 1000 कैलकुलेशन भी यूज हो रही हैं। सही है? 1000 या 100,000 भी यूज हो रही हैं, तब भी जो है वो तकरीबन एक सेकंड के अंदर हमारी जो कैलकुलेशंस है वो 1 मिलियन कैलकुलेशन एक सेकंड में फिर भी कर देगा। सही है? तो अब अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ये जो इमेज समरी के अंदर जो पैरामीटर है कितने हैं, ये 14 मिलियन है। ठीक है? यस सर। 14 मिलियन, ये 0.4 मिलियन है। 1,47,00,000। 1 बिलियन 47 मिलियन। 14 मिलियन 700 14 मिलियन है ना? ठीक है। जी जबकि सर। मेरा जो है वो मेरा जो प्रोसेसर है वो 1000 मिलियन प्रोसेसिंग एक सेकंड में कर सकता है। तो ये कितने सेकंड में हो जाएगा? पॉइंट 20 मिली सेकंड में, है ना? चलो हाँ, तो इसका मतलब है कि ये एक सेकंड के भी बहुत ही छोटे हिस्से में ये वाली कैलकुलेशन हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट वुड बी फास्ट। मसला ये कि ट्रेनिंग के अंदर हमें ये वाला काम बार बार करना होता है। हम जो है वो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेकर पैरामीटर चेंज कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है वो हमारा जो कैलकुलेशन है उसमें बड़ा टाइम लग रहा होता है। सही है भाई?
समझ में आ गई बात? आगे चले। हाँ सर, इसका एक फायदा है कि हम लोगों को अगर हम कोई डेटा कोई और मॉडल उठाएं उसके ऊपर अपने उसको ट्रेन करें तो टाइम हाँ, हमारा लेकिन देखो एक बात याद रखना, मॉडल आपका जनरल तो हो सकता है, सेपरेट नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई आप लोगों को? नहीं सर। नो सर। मतलब जनरल का मतलब है कि भाई आप एनिमल का डेटा, ये जो VGG916 है इसमें एनिमल का डेटा भी है, सही है ना? तो आप एनिमल के डेटा को हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कामों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं, अगर आपके पास कोई ऐसा मॉडल है जो प्लैनेट्स का और स्टार्स का जो है वो डेटा रखता हो, तो वो यहाँ पर आपको अच्छा काम नहीं करके देगा। राइट और रॉन्ग? राइट सर। राइट। मतलब उसके साथ का मॉडल ही उठाना पड़ेगा। हाँ, मतलब ऐसा मॉडल मिलता जुलता हो, बिल्कुल चेंज भी ना हो। अब आपको जो है वो मिसाल के तौर पर इंसानों की जो है वो आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो उसके लिए आपने जो है कोई एनिमल वाला मॉडल इस्तेमाल कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना यार। वो तो कुत्ते की तस्वीर को भी इंसान समझ लेगा। काम तो सभी कर देगा। हाँ, वो कर देगा, लेकिन वो क्या करेगा कि वो लेबल देगा, तो वो लेबल में कोई गड़बड़ हो सकती है। एनीवे, तो हम 90% पे थे। अच्छा जी, अब हम दूसरा ऑप्शन आते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, अभी भी 90% पे पहुंचे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं विद डेटा ऑगमेंटेशन के जरिए। ये नेक्स्ट स्टेप है। इसके अंदर हमें एक जीपीयू चाहिए होगा। यहाँ पर हमारा काम जो है वो, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, पार्ट जो है वो मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं और पार्ट हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर याद रखो, मैंने यहाँ पर अपना मॉडल पुराने वाला बेस मॉडल के साथ अपने मॉडल के अंदर ऐड किया है। वहां पर मैंने नहीं किया था ऐसा। वहां पर मैंने इमेज से फीचर एक्सट्रैक्ट कराए। याद दोबारा दिखाया था आपको। इमेज से मैंने क्या किया, फीचर एक्सट्रैक्ट कराए और फीचर्स को यूज कर लिया। यहाँ पर मैंने पुराना वाला मॉडल ऐड नहीं किया, जबकि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पुराना वाला मॉडल भी ऐड कर रहा हूं। इसका मतलब है कि मेरा जो पुराना वाला मॉडल है वो यहाँ पर मेरे मॉडल का हिस्सा बन गया है, तो वो भी ट्रेनिंग में यूज होगा। वो भी ट्रेनिंग में यूज होगा। ठीक है, तो बिफोर यू कंपाइल एंड ट्रेन अ मॉडल, अब यहाँ पर सिर्फ एक काम ये करना है कि आपको ये बताना है कि भाई मेरा पुराना वाला मॉडल यूज तो करो, ट्रेनिंग के लिए मेरा पुराना वाला मॉडल यूज तो करो, लेकिन उसको फ्रीज कर दो, उसके अंदर चेंजेस लेकर नहीं आओ, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड है। मॉडल का वो वाला हिस्सा पहले से ट्रेंड हुआ है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर ये वाला कमांड अपने जुपिटर नोटबुक में लिख दूंगा कि मेरा जो मॉडल है उसको फ्रीज कर दो। जो मेरा CNN वाला हिस्सा है वो फ्रीज हो जाएगा। अब जो भी मेरी जो ट्रेनिंग अप्लाई होगी, जो मेरा ऑप्टिमाइजर है जो चेंज करेगा, वो मेरे CNN वाले हिस्से में नहीं करेगा, बल्कि आगे वाले हिस्से में करेगा। लेकिन इस ट्रेनिंग के दौरान वो पिछले वाले पैरामीटर को देख देख कर काम करता रहेगा, ट्रेन करता रहेगा। तो मेरी जो ट्रेनिंग अच्छी होगी और मैं यहाँ पर डेटा ऑगमेंटेशन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं जो हूँ वो डेटा ऑगमेंटेशन भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब मैंने डेटा ऑगमेंटेशन इस्तेमाल किया तो मेरे पास जो है वो एक्यूरेसी बढ़कर, वैलिडेशन एक्यूरेसी 90% से बढ़कर 96% तक आ गई है। दिस इज मच बेटर। तकरीबन हम अच्छी की देख लो यहाँ पे कि हम काफी अच्छी एक्यूरेसी के ऊपर आ गए हैं। अब इसके बाद जो तीसरा स्टेप है, उससे भी मुश्किल काम है, और वो ये है कि मेरा दिल नहीं भरा। मैंने कहा नहीं भाई, 96 के ऊपर काम नहीं करना, मुझे और आगे जाना है। अब और आगे जाने के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए आपने क्या किया कि यहाँ पर फाइन ट्यूनिंग कर दी। फाइन ट्यूनिंग के लिए आपने क्या किया, कुछ जो मॉडल के कुछ हिस्से को आपने अनफ्रीज कर दिया, उसको भी अपनी इमेज के हिसाब से दोबारा ट्रेन करना शुरू कर दिया। तो आप ये देखें यहाँ पर, ये देखें इसको, ये कॉन्वेंशन के ब्लॉक बने हुए। ब्लॉक कैसे बने हुए, दोबारा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर पहला ब्लॉक है, ये दूसरा है, ये सब ब्लॉक बने हुए। यानी कि मैं कॉन्वेंट को पहली मर्तबा इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर कॉन्वेंट को जो है वो दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर ये सारे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने ये कहा है यहाँ पर कोड के अंदर अपने एक लूप बनाया है, उस लूप के अंदर बनाया हुआ है कि अगर मेरा ब्लॉक 5 हो, आखिरी वाला हो,
ये जो ब्लॉक 5 चल रहा है, अगर ये आखिरी वाला ब्लॉक हो तो उसको अनफ्रीज कर दो। तो ये ब्लॉक सर किस किस कॉन्टेक्स्ट में चाहिए? देखो, जब मैं बहुत सारी लेयर्स लगाता हूँ ना अपने उसके अंदर, जब मैं बहुत सारी लेयर्स लगाऊंगा अपने CNN के अंदर, जब बहुत सारी लेयर्स लगाऊंगा तो वो क्या करेगा, हर लेयर को कोई ना कोई नाम देगा। जैसे यहाँ पर वो नाम दे रहा है ब्लॉक 1, ब्लॉक 1, ब्लॉक 1, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक 2, ब्लॉक 2, ब्लॉक 2, उसके बाद ब्लॉक 3, ब्लॉक 3, ब्लॉक 3। तो उसने क्या किया, हर लेयर को नाम दे दिया, सही है। मैंने उन्हीं नामों को यूज कर लिया, मैंने उस नाम को यूज किया। मैंने कहा भाई अगर लेयर का जो नाम है, हम अब अमूमन लेयर के नाम ही रख रहे होते, लेकिन हम भी रख सकते हैं। तो अगर हमने देखला कि भाई अगर मेरे ब्लॉक का नाम जो है वो ये है, ब्लॉक 5 कॉन्वेंट है, ब्लॉक 5 कॉन्वेंट बंड है, इसका मतलब ये कि कौन सा है ब्लॉक 5 कॉन्वेंट बंड, ये वाला लेयर 5 का जो ब्लॉक कॉन्वेंट बंड है, उसको मैं ट्रेनेबल कर दूंगा, ठीक है। और बाकी को मैं जो वो फ्रीज कर दूंगा। अब इससे क्या हुआ कि मेरे पास कुछ डेटा जो है, अब मैं जब कंपाइल करने जाऊंगा तो मुझे काफी घंटों लग जाएंगे, लेकिन घंटों लगने के बाद जो है वो मैं यहाँ पर ट्रेन जनरेटर भी इस्तेमाल कर लूंगा, मैंने यहाँ पर जो है वो फाइन ट्यूनिंग भी कर ली है, तो मेरी जो एक्यूरेसी है वो और ज्यादा अच्छी होकर यहाँ पर। सर मतलब 100 इपोक दोबारा चलाने पड़े? हाँ, तो 100 इपोक मैंने दोबारा चलाए तो मेरी एक्यूरेसी जो है वो यहाँ पर आप देख लें कि 95 से भी ज्यादा हो गई है, 96 और 97 तक जो है वो मेरी एक्यूरेसी जो है वो यहाँ पर चली गई है। अब यहाँ पर एक मसला आ रहा है, द कर्व इज लुक नॉइजी, टू मेक देम मोर रीडेबल यू कैन स्मूथ देम बाय रिड्यूसिंग एवरी लॉस एंड एक्यूरेसी विद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ दिस क्वांटिटी। हियर इज अ छोटी सी यूटिलिटी जो है वो हमने बनाई है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इस डेटा को यहाँ पर इस तरह लेकर आ जाते हैं। स्मूथ कर दिया हमने क्या किया, स्मूथ किया। स्मूथ करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम एवरेज ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये सबसे ज्यादा है और ये सबसे कम है, तो हमने इसका एवरेज ले लिया, बीच वाला यहाँ पर ये वाला एवरेज ले लिया। तो हमने क्या किया, ये एवरेज हमारे पास आ गया। ये जो डेटा था इतना गलत आ रहा था, इसको हमने एवरेज लेकर इस तरह कर दिया। तो जब हमने यहाँ पर एवरेज लिया तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो एवरेज एक्यूरेसी है वो 97% तक आ गई है। दैट इज प्रीटी गुड, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज भी है कि यहाँ पर हम जो है वो हमारा लॉस जो है वो हमने एवरेज लिया हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, लेकिन इसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। नोट दैट द लॉस curve does not show the real improvement, in fact it deteriorate. You may wonder how could accuracy stay stable or improve if the loss नहीं है, लॉस कम नहीं हो रहा है, एक्यूरेसी ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? द आंसर सिंपल, what you display is an average of point wise loss, but for accuracy जो है वो क्योंकि हम एवरेज ले रहे हैं तो ये हो सकता है कि हमारा लॉस चेंज ना हो, लेकिन हमारी एक्यूरेसी फिर भी इंप्रूव हो जाए। तो ये यहाँ पर आपकी जो डेटा है हम इसको जो है वो इवेल्युएट कर रहे हैं। हमने टेस्ट डायरेक्टरी से इवेल्युएशन ली तो हमने देखा हमारी एक्यूरेसी 97% तक आ गई। इसका मतलब ये हुआ, इससे हमने लेसन लर्न लिया कि भाई हमारा जो कभी भी जो है, जब तक हमारा मॉडल उसकी जो विदाउट ओवरफिटिंग, यानी हमारी वैलिडेशन और ट्रेनिंग की कंबाइंड एक्यूरेसी जो है वो जब तक अच्छी ना हो, यानी 97% या उससे ज्यादा ना हो, उस वक्त तक टेस्टिंग करना बेकार है, टाइम जाया होगा। आप टेस्टिंग करके अपना टाइम जाया ना करें। इससे बेहतर है कि आप जो है वो अपनी एक्यूरेसी जो है वो उस वक्त तक चेक ना करें टेस्टिंग, जब तक आपके पास अच्छी ट्रेनिंग और वैलिडेशन एक्यूरेसी नहीं आ रही। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा काफी मेहनत के बाद हमारे पास 97% की जो एक्यूरेसी आ गई है। तो ये एक दफा ये जुमला रिपीट करिएगा आप, जो आखिरी जुमला का है ना एक्यूरेसी का, एक दफा रिपीट कर दें।
हाँ देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने देखो टेस्टिंग कब शुरू की, यहाँ पे देखें हमने टेस्टिंग यहाँ पे आके की है। मंगा रहा है यार, वो अब्बू को नीचे आवाज देके बोल दो अगर वो कत्ता चाहिए ले ऊपर गए। अच्छा, तो मैं आपको ये कह रहा था कि हमने टेस्टिंग कब शुरू की, जब हमारे पास वैलिडेशन और ट्रेनिंग एक्यूरेसी विदाउट ओवरफिटिंग 97% तक आ गई है। अगर मेरे पास 80% आ रही है ट्रेनिंग एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी का जो कॉम्बिनेशन है वो 80% आ रहा है, तो मेरे टेस्टिंग करना बेकार है। मुझे 97 से अबव एक्यूरेसी चाहिए। अगर एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही है ओवरफिटिंग के बगैर, अगर ओवरफिटिंग आ गई तो गलत है। ओवरफिटिंग कैसे चेक करते हैं? जब मेरी वैलिडेशन और ट्रेनिंग एक्यूरेसी साथ साथ चल रही हो। जब वो साथ साथ चल रही है और वो 97% से अबव है, तब मैं टेस्टिंग की तरफ जाऊंगा, वरना टेस्टिंग के ऊपर जाना टाइम जाया करना है, कोई फायदा नहीं होगा। सो ये तमाम डीप लर्निंग मॉडल्स के लिए? जी बिल्कुल, सारे डीप लर्निंग मॉडल के लिए है कि अगर आपकी ट्रेनिंग और वैलिडेशन एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही है तो आपको टेस्टिंग करना बेकार है। आपने गाड़ी जो है वो ग्राउंड में चला के देखी, आपका ड्राइवर ग्राउंड में गाड़ी सही नहीं चला रहा है, आप उसको 10 चक्कर लगाते हैं, उसमें एक वाले चक्कर में गलती कर लेता है, इसका मतलब है 90% एक्यूरेसी है उसकी, उसको सड़क पे ले आना बेकार है। सही है? ओके सर। सड़क पे जब लेके जाएंगे जब वो 100% यानी 97% से ज्यादा एक्यूरेसी लेकर आएगा। 100 चक्कर लगवाओ, जब उसमें से 97 चक्कर जो है वो उसने बगैर किसी प्रॉब्लम के लगा दिए, अब उसको सड़क के ऊपर लेकर आओ, वरना बेकार है। तो अगर आपकी 97% विदाउट ओवरफिटिंग ट्रेनिंग और वैलिडेशन एक्यूरेसी सही नहीं है तो फिर आप टेस्टिंग क्यों कर रहे हो? इसीलिए हम टेस्टिंग अभी तक नहीं की। अब जाकर जब हमें तसल्ली हो गई कि हाँ यार हमारी ट्रेनिंग और वैलिडेशन एक्यूरेसी सही आ गई है, अब हमने जाकर अपनी एक्यूरेसी जो है वो टेस्टिंग एक्यूरेसी ना। सही है भाई? सर ये जो एक्यूरेसी है ये वैलिडेशन और ट्रेनिंग दोनों की एक्यूरेसी 97% होना जरूरी है। हाँ देखो, हमने क्या किया, अपनी टेस्टिंग अपनी वैलिडेशन और टेस्टिंग एक्यूरेसी चेक की, और सॉरी वैलिडेशन और ट्रेनिंग कंबाइंड एक्यूरेसी चेक की, तो क्या आ गई हमारी? 97% आ गई। जब 97% आ गई तब हमने टेस्टिंग एक्यूरेसी चेक की। देख रहे हो ये? राइट सर। जब हमने टेस्टिंग एक्यूरेसी की थी तो हमने देखा हमारी टेस्टिंग एक्यूरेसी भी 97% आ गई। सर आपने सर ठीक है सर, एक सर मुझे कंफर्म करना था, जो आपने आखिर में काम किया था ना कि जो हमारे प्री ट्रेंड मॉडल था CNN वाला, उसके आपने 5वें ब्लॉक में आपने जो उसकी कॉन्वेंट लेयर थी उसको आपने एक दफा दोबारा ट्रेन किया है, ऐसा ही किया सर? हाँ बिल्कुल किया। तो उसमें ट्रेन दोबारा किया, यानी कि जो पैरामीटर्स उसके जो पहले थे ऑलरेडी वो मजीद जो है वो फाइनलाइज दोबारा ट्रेन किए गए। ऑप्टिमाइज हो गए बिल्कुल। अब जो वो पहले वो ऑप्टिमाइज थे थोड़े जेनेरिक टाइप के ना, क्योंकि उसमें कुत्ते भी थे, बिल्लियां भी थी और बहुत सारी चीजें थी। इस मर्तबा हमारे स्पेसिफिक डेटा के हिसाब से ट्रेनिंग हुई है, तो ट्रेनिंग काफी अच्छी हो जाएगी। ये हमेशा सर आखिरी वाली लेयर को ही करते हैं जो करते हैं ये जो दोबारा से ट्रेन करते हैं? हाँ, क्योंकि हमारी जो, अगर हम शुरू वाली लेयर में करेंगे तो उसका इफेक्ट आखिरी वाली लेयर में लेकर आना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर हम शुरू वाली कर रहे हैं तो फिर हमें आखिरी वाली भी चेंज करनी पड़ेगी ना। यहाँ पे आपकी जो जी सर, हमारा जो CNN है वो एक्सट्रैक्शन शुरू से लेकर आखिर तक करता है ना। शुरू में वो बड़े फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है और आखिरी में बहुत ही स्पेसिफिक फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। तो अगर मैं शुरू वाले चेंज कर दूंगा, बाद वाले चेंज नहीं करूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा ना। पुराना वाला तो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो हमें पुराने वाले ही चेंज करना। मतलब हम सबसे पहले आखिरी वाले को करेंगे, अगर उससे मामला हल हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर हम और पीछे आएंगे। हाँ उल्टे रिवर्स में चलेंगे। राइट सर। हाँ भाई, दूसरा सवाल कर रहा था। मामला हल हो गया। अच्छा सर, ये ब्लॉक 5 97% एक्यूरेसी सही है भाई? 97% एक्यूरेसी आ गई ना, तब सही है। ज्यादा आ गई तो ठीक है, कम आ गई तो फिर लगे रहो। सर ये हम इपॉक चला के पागल हो जाएंगे सर। यही तो काम है डेटा साइंटिस्ट का। आप देखो ना, वो जो बेचारे इस वक्त कॉन्विट की लैब में काम कर रहे हैं,
उनको एक वैक्सीन बनाने में और उसको टेस्ट करने में, उसके क्लिनिकल ट्रायल करने में 1 साल लगेगा। यस सर। तो अगर आप लोगों को भी 1 महीने लग जाते तो गलत नहीं है यार। सर क्या ये अच्छा होता है, इंटरमीडिएट में पढ़ा दिया जाता है हमें, इतनी बाद में इतनी मुश्किल नहीं होती। क्या चीज? तो ये इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हमें इंटरमीडिएट में ही दिया जाता ना, तो इतने फिर ये यार असल में मैं इंटरमीडिएट के अंदर भी ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दिया जाता था। शायद आपको याद होगा मैट्रिक्स से आपको इक्वेशन पढ़ाई जाती थी y = mc + b, याद है सर? वो तो ठीक है, वो तो बहुत सी इक्वेशन हमने पढ़ी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बाकायदा एज अ सब्जेक्ट मैटर अगर थोड़ा बहुत दे दिया जाता ना तो बहुत फायदा होता इस स्टेज पे हम सभी को, पाकिस्तान को भी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सकता है। हाँ देखो बात यह है कि ये अभी इसके ऊपर रिसर्च होगी। स्कूल और कॉलेजेस के अंदर वो चीज पढ़ाई जाती है जिसके ऊपर रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, वो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि बच्चे आगे रिसर्च करें। तो अभी तो इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, इसके ऊपर पीएचडी लेवल के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, समझ रहे हो ना बात? इसके ऊपर जो पीएचडी लेवल पे काम कर रहे हैं, जब ये बिल्कुल रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी 100% रिसर्च तब ये कॉलेजेस में आएगी। तो हो सकता है अगले 10-15 साल के बाद हम जो है वो अपने कॉलेजेस के अंदर और अपने स्कूलों के अंदर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जो है वो पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, ठीक है ना। अब एक बच्चे को आप जो है, जैसे इस वक्त 5G चल रहा है, मैं 5G स्कूल और कॉलेजेस के अंदर नहीं पढ़ा सकता। उसकी वजह ये कि 5G के ऊपर रिसर्च चल रही है, अभी उसके फाइनल ट्रायल हो रहे हैं। तो जब वो रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, हम 6G पर रिसर्च स्टार्ट कर देंगे, तब 5G हम स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, वरना नहीं पढ़ा सकते ना। तो अभी इसके ऊपर पीएचडी लेवल के ऊपर लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो इसको हम पढ़ा नहीं सकते। आप लोग इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात जो मुझे नजर आई है, इसमें जो जियाउल्लाह खान साहब जो है, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम ये किया जो इससे पहले शायद वो भी नहीं कर सके। उनके जहन में भी अल्लाह ताला ने आइडिया डाल दिया किसी तरीके से। अगर आप देखा जाए, इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सबसे ज्यादा काम जो है वो जिया साहब और उनके स्टूडेंट ही कर रहे हैं। अगर देखा जाए, बाकी लोग जो है वो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ भी रहे हैं और मशीन लर्निंग को एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा टाइम नहीं दे रहे। तो अगर हम अपने इसमें से जियाउल्लाह साहब की एफर्ट निकाल दें तो हम उसी एरा में चले जाएंगे जहां मशीन लर्निंग एक सब्जेक्ट होता है। मैंने भी अपने जो है वो BS MS में पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा शायद मशीन लर्निंग का, अगर BS किया हो या BE किया हो, डेरिवेटिव वगैरह पढ़े हो। तो बताने का मकसद ये है कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर अभी भी जो है वो मशीन लर्निंग PhD लेवल पर भी नहीं है, लेकिन अब आ जाएगी, क्योंकि अब इसके ऊपर काफी काम होना शुरू हो गया है ना। गूगल ने API बना ली है, तो अब इसके ऊपर इंशाल्लाह आ जाएंगी। तो आइंदा आने वाले 10 साल के अंदर हमारे स्टूडेंट भी ये सीखना शुरू कर देंगे। अच्छा नहीं सर, ये तो आपने ये बताया कि एक जो हमारा मॉडल है वहाँ से हम डाटा जो है इसके फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एक नया है जैसा कोरोना वायरस का COVID-19, तो उसके लिए तो हमें तो फिर सारा काम करना पड़ेगा। हाँ देखो, इसके अंदर यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है कि अगर आप सब लोग कोरोना वायरस के ऊपर अलग अलग, मिसाल के तौर पर कोरोना वायरस के अंदर इस वक्त कितने टोटल केसेस हैं? 10 करोड़। दुनिया में तो लाखों हैं और 70 से ज्यादा किस्म की वो शेप बदल चुका है। बदल तो चुका है, लेकिन कितने कितने टोटल कोई अभी चेक करके बता सकता है कंप्यूटर पे आज तक कितने टोटल हो गए? 28 लाख। 28 लाख है। अच्छा, अब 28 लाख के अंदर अगर मैं जो हूं, सब लोग अलग अलग 28 लाख के ऊपर डेटा प्रोसेस करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? हमारी कंप्यूटर रिसोर्सेज ज़ाया होंगी और कोई फायदा नहीं होगा। अगर ये डेटा सारा के सारा एक जनरल स्टाइल में एक जगह 28 लाख यूजर का डेटा जनरेट मोड के अंदर CNN के अंदर, अगर इसकी इमेजेस है, एक्सरे की इमेजेस जो है, CNN एक जगह एक मर्तबा सब लोग मिलकर कर लें, फिर बाकी लोग उसको यूज करना शुरू कर लें, तब फायदा होगा। असल में देखो, साइंस इसी वजह से तरक्की कर रही है